वेलकम बैक टू दिस चैनल आरकेम। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि कैसे रदरफोर्ड और थॉमसन्स के एटॉमिक मॉडल फेल हो गए एक्सप्लेन करने में एक इलेक्ट्रॉनिक एटम के स्ट्रक्चर को। तो उसके बाद जो मॉडल डेवलप हुआ वो था बोर्स एटॉमिक मॉडल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल डेवलप करने के पीछे क्या क्या और डेवलपमेंट्स हुए जिन्होंने बोर को इंस्पायर किया अपना एटॉमिक मॉडल देने के लिए। थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स एटॉमिक मॉडल है और उसके पीछे बहुत सारी डिस्कवरीज रही थी बोर्स एटॉमिक मॉडल के पीछे, तो उन डिस्कवरीज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या देखा कि थर्मल रेडिएशन जो होते हैं वो कैसे एमिट होते हैं, हाउ डू दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे एक हीटेड ऑब्जेक्ट आपके पास रखा है, उसकी हीट आपको रिसीव हो रही है, तो उसके जो रेज होते हैं वो किस फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। तो इसके पीछे जो सबसे पहली थ्योरी दी थी वो दी थी जेम्स मैक्सवेल ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की थ्योरी। उन्होंने ये बोला था कि एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक बार फिर से बोलता हूं मैं, एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएट होगा एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऑल्टरनेटली होंगे। मतलब पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इनका किस तरह का नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल, और ये जेड एक्सेस मान लीजिए, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उससे परपेंडिकुलर होंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर ही होंगे। ये जेम्स मैक्सवेल ने हमको खाली थ्योरी के रूप में बताया था। इसको प्रैक्टिकल रूप में बताने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे हेनरिच हर्ट्ज। और हेनरिच हर्ट्ज के नाम के पीछे जो हर्ट्ज आता है उसी से आज हम फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट को जानते हैं। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे और जो चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के भी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। दूसरा, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, टू ट्रैवल। मतलब ये लोग वैक्यूम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम, जहां पे कोई भी एयर वाटर सॉलिड कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल। एग्जाम्पल आर सन रेज जो कि अर्थ तक पहुंचती हैं वैक्यूम के थ्रू पास होके, एटमॉस्फेरिक वैक्यूम के थ्रू पास होके। लेकिन ये वेव्स किसी मीडियम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती हैं, बस इनकी वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो वेलोसिटी इज मीडियम डिपेंडेंट। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आज, वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
कंसिस्ट ऑफ वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे, कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, and these wavelengths make an electromagnetic spectrum. मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में खाली एक ही फ्रीक्वेंसी या फिर एक ही वेवलेंथ की वेव नहीं रहेगी, बल्कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और अलग अलग वेवलेंथ की वेव रहेंगी और उनका सम टोटल होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सम टोटल। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक व्हाइट लाइट है, लाइट भी जेम्स मैक्सवेल ने प्रूव किया था कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है और उसके साथ भी एसोसिएटेड रहता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अब एक व्हाइट लाइट है, हमें पता है ये 7 लाइट्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं म्यू से, इसको बोलते हैं म्यू, और अलग अलग वेवलेंथ होती है, ये होता है हमारा लैम्डा। ये नोटेशन हमेशा याद रखने वाली चीज है, फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करेंगे, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो व्हाइट लाइट में 7 और लाइट होती हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ की। जब किसी व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है, तो क्योंकि चेंज ऑफ मीडियम होता है, एक मीडियम से अगर प्रिज्म से व्हाइट लाइट टकराई तो ये चेंज ऑफ मीडियम हो गया इस पॉइंट पे। तो चेंज ऑफ मीडियम होने के कारण सारी अलग अलग जो रेज होती हैं अलग अलग कलर्स की, वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं अलग अलग एंगल्स पे, और हमें ऑब्जर्व होता है एक रेनबो लाइक स्ट्रक्चर, रेनबो, और ये फॉर्म करता है हमारा व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कितने तरह के वेव्स होते हैं। सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻⁶ हर्ट्ज तक के ऑर्डर की। ये काम आता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग, जैसे होता है ना हमारा रेडियो स्टेशन, उसमें रेडियो वेव्स यूज होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा माइक्रोवेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻10 हर्ट्ज तक की, और ये यूज आता है हमारे रेडार में, जो आर्मी नेवी वगैरह ये सब लोग यूज करते हैं, रेडार में यूज आते हैं। तो इसकी जो पूरे स्पेक्ट्रम की टेबल है, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अलग अलग वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ में कौन सी वेव कितनी फ्रीक्वेंसी पे और किस काम के लिए वो वेव यूज आती है, ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में बात की, लेकिन इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है वो भी हम देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पर सेकेंड। मतलब अगर ये एक स्पेस में पॉइंट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर जाएंगे, वो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और वेवलेंथ क्या होगा, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कर्व है, इस तरह से साइनोसोडल कर्व है, तो इसके 2 क्रेस्ट के बीच में, ये टॉप पॉइंट को हम बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, 2 क्रेस्ट के बीच में या फिर 2 ट्रफ्स के बीच में, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं हम ट्रफ, TROUGH। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस इन मीटर्स होता है, उसको हम बोलते हैं इसका वेव का लेंथ, वेव लेंथ। ये 0 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सिमिलर टाइप का 0 पॉइंट है, जैसे इधर वेव नीचे आ रही है, इधर भी वेव नीचे आ रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लेंगे आप,
इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेंगे आप तो आपका वेवलेंथ नहीं होगा, यह होगा आपका वेवलेंथ बाय 2। ये बात ध्यान रखने वाली है। तीसरा हमारा है वेव नंबर। वेव नंबर ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में। वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए कि वेवलेंथ है x मीटर्स, तो वेव नंबर क्या हो गया? वेव नंबर का डिनोशन है म्यू बार। वेव नंबर क्या हो गया हमारा? 1/λ इज इक्वल टू म्यू बार। इसकी यूनिट हो गई मीटर इनवर्स। तो हमने बात की फ्रीक्वेंसी के बारे में वेव्स की, वेवलेंथ के बारे में और वेव नंबर के बारे में। ठीक है। अच्छा, अभी हम एक रिलेशन देखते हैं जो आता है हमारा फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में। रिलेशन ऐसा है c इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। c हो गई हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसकी वैल्यू आप सबको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा वेवलेंथ। तो आप देख सकते हैं किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। माने अगर फ्रीक्वेंसी किसी वेव की ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी। इस चीज को हमेशा याद रखिए, आपके बहुत काम आएगा आगे चीजों को शॉर्टकट तरीके से देखने में। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि इसने क्लासिकल फिजिक्स को, क्लासिकल या फिर न्यूटोनियन फिजिक्स को, उसके रूल्स को डिफाई किया था, और मॉडर्न फिजिक्स की तरफ ये हमारा पहला स्टेप था, हमारे साइंटिस्ट का ये पहला स्टेप था, क्लासिकल टू मॉडर्न फिजिक्स। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आपको इसका बेसिस पहले बता देता हूं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दरअसल कहती क्या है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाज ऑफ एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई कंटिन्यूअस वेव्स नहीं है, बल्कि वो एक एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। ये हो गया पैकेट नंबर 1 एनर्जी का, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, पैकेट नंबर 4। तो इस फॉर्म में ये ट्रेवल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बजाय कि कंटिन्यूअस वेव्स होने के। ठीक है। जो वेव नेचर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो किसी भी वेव की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक होता है हमारा डिफ्रैक्शन, दूसरा होता है हमारा इंटरफेरेंस। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल। मतलब ये वेव हुआ, ये मान लीजिए ऑब्स्टेकल हुआ प्रिज्म, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, ये ऑब्स्टेकल, और ये इस पे बेंड हो गया। तो बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टेकल हो गया हमारा डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या हुआ? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेव नेचर ने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन कुछ फिनोमिना जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाए वो थे हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, and third one was
spectra of different atoms. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट एटम्स इन केस ऑफ गैसेस ही बोलते हैं हम एटम्स को। तो ये हमारे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जस्टिफाई नहीं हो पा रहे थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आई पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसका सोल्यूशन कैसे हुआ वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या होती है? वो बॉडी जो अपने ऊपर फॉलिंग किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब 100% एब्जॉर्बेंस। और ये होती है थर्मल इक्विलिब्रियम में अपनी सराउंडिंग्स के साथ। मतलब जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसने एब्जॉर्ब किए उतने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये एमिट भी करेगी। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जैसे कि लाइट वेव, हीट वेव, इसको 100% अपने ऊपर फॉल कर रही वेव को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ऐसी कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती जो उसके ऊपर फॉल कर रहे पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर ले। जो प्रैक्टिकल बॉडीज होती है वो कैसी होती है? कुछ पोर्शन को वो रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ पोर्शन को वो एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ पोर्शन को वो ट्रांसमिट करेंगे। लेकिन ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो अपने ऊपर फॉल कर रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने पास नहीं रखती उस रेडिएशन को, 100% उसको एमिट भी कर देती है, मतलब उसको रिलीज भी कर देती है 100% उसी तरीके से। तो ब्लैक बॉडी इसीलिए जितनी भी उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किए उसको 100% उसने एमिट भी कर दिया, इसीलिए थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं अपने सराउंडिंग्स के साथ। ये हमारी ब्लैक बॉडी की बात हो गई। अब जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे वो ऐसा था कि मान लीजिए किसी आयरन रॉड को हमने हीट किया, तो जब उसका टेम्परेचर कम है तब उसका कलर आपको रेड दिखाई देगा। उसका टेम्परेचर और बढ़ाया तो उसका कलर हो गया डार्क रेड। उसका टेम्परेचर और बढ़ाया तो उसका कलर हो गया व्हाइट, और टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका कलर हो गया ब्लू। अब इसमें आपको पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जो रे होती है वो होती है हमारी रेड, तो लॉन्गेस्ट लैम्डा, और सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होती है हमारी ब्लू, शॉर्टेस्ट लैम्डा। ठीक है, तो इससे हमें पता लग रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे जो बॉडी कलर एमिट करती है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में क्या हुआ कि ब्लैक बॉडी को जब हीट किया गया, ब्लैक बॉडी को हीट किया तो जो उससे रेडिएशन एमिट हुए उनकी इंटेंसिटी वर्सेस उन रेडिएशंस का जो वेवलेंथ उसके बीच में एक कर्व प्लॉट किया गया। तो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर रहा T1, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे जो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का कर्व आया वो कुछ ऐसा था। मान लीजिए टेम्परेचर हो गया T2, तो T2 टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का कर्व आया वो ऐसा हो गया।
ये थोड़ा सा इसका पीक जो है वो लेफ्ट साइड में है, जस्ट इसके ऊपर नहीं है। तो ये T2 और ये T1। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया वैसे वैसे पीक इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ शॉर्टर होती गई। वो हमने इसमें भी देखा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया वैसे वैसे पीक इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ, इसमें पीक इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ ब्लू है तो शॉर्टेस्ट है, रेड में पीक इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ रेड है वो लॉन्गेस्ट है, और टेम्परेचर उसका कम है एज कंपेयर टू ब्लू वेवलेंथ लाइट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया वैसे वैसे पीक इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ शॉर्टर होती गई। अब जैसे कि इसको मैक्स प्लैंक ने इसको वेव नेचर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो जो मैथमेटिकल रिजल्ट्स आ रहे थे वेव नेचर से एक्सप्लेन करने पर इसके, वो ये बता रहे थे कि अगर ये लाइट वेव्स इस केस में वेव की तरह बिहेव कर रही है तो जो इनकी इंटेंसिटी हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ एमिशन, वो टेंड करेगी इंफिनिटी को, मतलब इनफाइनाइट रेडिएशंस ब्लैक बॉडी एमिट करेगा अगर ये वेव्स ओनली वेव नेचर शो कर रहे हैं तो। अब इनफाइनाइट रेडिएशंस एमिट करना तो किसी भी बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो जनरेट कर नहीं रही, एनर्जी तो कांस्टेंट रह रही है। तो इनफाइनाइट रेडिएशंस तो एमिट नहीं कर सकती कोई भी बॉडी। तो इसके लिए जो उन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की, उन्होंने ये बोला कि किसी भी ब्लैक बॉडी के अंदर जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं वो होते हैं ब्लैक बॉडी के अंदर के ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स। पहला कॉन्ट्राडिक्शन हमने देखा वेव थ्योरी ऑफ लाइट का, वेव थ्योरी का ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ब्लैक बॉडी में देखा। अब जो दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट वेव थ्योरी ऑफ लाइट में आया वो था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो सकता था। क्या क्या कारण थे जो इससे एक्सप्लेन नहीं हो सकता था? सबसे पहले हम आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है एक मेटल की प्लेट पे जब लाइट स्ट्राइक करती है, लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब एक मेटल की प्लेट पे स्ट्राइक करते हैं इस तरह से, ये मान लीजिए आपकी लाइट वेव है, ये अपना मेटल सरफेस है, जब इस पे लाइट ने स्ट्राइक किया तो इमीडिएटली इस मेटल के थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, और उन इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज को आफ्टर फॉलिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन दिस मेटल प्लेट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए ये लाइट यहाँ से इस मेटल की प्लेट पे फॉल हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, इस तरफ गए, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैच हुए। तो इसकी जो रीडिंग होगी, क्योंकि करंट जनरेट होगा जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो उसकी रीडिंग हमें इस एमीटर में दिखाई देगी। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। लाइट मेटल के सरफेस पे गिरेगी और एज सून एज द लाइट विल हिट द मेटल सरफेस इमीडिएटली द मेटल विल रिलीज सम इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस एमीटर। ठीक है, अब इमीडिएटली वाले शब्द पे बहुत जोर देने की वाली चीज है इसमें, इमीडिएटली। अब अगर वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग हम जाएं तो इसका मतलब कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल होती है तो यहां पे से जब लाइट इसके ऊपर फॉल होगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में इस मेटल को थोड़ा टाइम लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम में लाइट अपनी इंटेंसिटी इस पे बिल्ड करेगी। अगर वेव की फॉर्म में ट्रेवल होती है तो लाइट अपनी इंटेंसिटी इस मेटल सरफेस पे बिल्ड करेगी, और जब वो इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी मेटल से बाहर आने के लिए चाहिए उतनी मिल जाएगी, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा। उससे पहले तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होना नहीं चाहिए, लेकिन इमीडिएट इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसका मतलब लाइट पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है
और अगर एक पैकेट के पास इतनी एनर्जी है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को देके उसको मेटल से इजेक्ट कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। दूसरा इसमें पॉइंट है कि साइंटिस्ट ने देखा कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होने पर, लेकिन एक फिक्स फ्रीक्वेंसी म्यू मान लेते हैं हम, लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू है और इंटेंसिटी हम कंटिन्यूअसली लाइट की इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर इंटेंसिटी लाइट की कितनी भी रहे तो नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। मतलब कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, जब तक कि उसकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी को रीच नहीं करती लाइट की। तो उस फ्रीक्वेंसी को, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जब लाइट की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, तो उसके बाद इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनली इंक्रीज होते हैं। बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले अगर इंटेंसिटी कितनी भी आप दे दीजिए लाइट की, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलेंगे। अब इसका एक हम मैथमेटिकल टर्म देखते हैं इस वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मान लीजिए कि जो लाइट इस सरफेस पे गिर रही है वो ट्रैवल कर रही है फोटोन के पैकेट्स के फॉर्म में। हमने लास्ट वाले एग्जांपल ब्लैक बॉडी रेडिएशन में देखा था कि फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, h इंटू म्यू, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। अब h म्यू जो एनर्जी है वो दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी, जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स को जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ट्रैवल करने के लिए, वो भी तो इसी लाइट की एनर्जी से ही मिलेगी। तो दूसरी हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरी जब हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई तो हमने देखा कि h म्यू इज इक्वल टू h म्यू नॉट, ये हो गई हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, प्लस ke ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टर्म्स में, इसको याद रखिएगा आप सब लोग। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट था जिसने कि चेंज कर दिया पूरी हमारी केमिस्ट्री और क्लासिकल फिजिक्स को, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स कभी भी लाइट को इस फॉर्म में नहीं देख पाई थी कि लाइट पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल होती है। इस तरह से क्लासिकल फिजिक्स ने कभी नहीं देखा था। ये आइंस्टाइन साहब ने जब प्रूव किया कि ये लाइट हमारी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल होती है, तो उसके बाद नींव रखी गई मॉडर्न फिजिक्स की। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने देखा कि लाइट कैसे डुअल नेचर शो करती है। एक तो वो वेव नेचर शो करती है इन केस ऑफ, अगर हम देखें डिफ्रैक्शन या फिर इंटरफेरेंस के फिनोमेना जिसके बारे में हमने बात की, तो इधर वो वेव नेचर शो करती है। और अगर हम देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो इधर वो पार्टिकल नेचर शो करती है। अब साइंटिस्ट इस बात को लेके बहुत ही कंफ्यूज थे, तो उन्होंने एक थ्योरी निकाली, जब भी लाइट वेव ट्रैवल करेगी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपागेट करेंगी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपागेट करेंगी मतलब मूव करेंगी एक मीडियम में या फिर बिना मीडियम के, तो वो शो करेंगे अपना वेव नेचर। और जब भी वो किसी पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में आएंगी या फिर मैटर बोल देते हैं, तो वो शो करेंगी अपना पार्टिकल या फिर क्वांटम नेचर। ठीक है, इस चीज को यहां पे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। यहीं से बोर्स एटॉमिक थ्योरी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे।
एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मेटल के ऊपर हमने स्ट्राइक किया, तो क्या होगा, उसके मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी लेके एक्साइट हो जाएंगे एक हायर एनर्जी स्टेट में। हायर एनर्जी स्टेट में वो एक्साइट हो जाएंगे। जब हायर एनर्जी स्टेट में वो एक्साइट हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो उनका बेसिक नेचर नहीं है हायर एनर्जी स्टेट में रहना, वो तो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने उनको एनर्जी दिया, इसलिए वो हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट होके ऊपर वाले स्टेज में चले गए। तो वो क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे एनर्जी, रिलीज एनर्जी। और जब वो एनर्जी रिलीज करेंगे और जिस वेवलेंथ की उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज की, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेंगे। और जिस वेवलेंथ की उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज की, उनको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो देखा गया कि कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होती हैं इस केस में जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर स्टेबिलिटी के लिए आते हैं। और ये जो पैटर्न होता है एनर्जी वेव्स के एमिट होने का, मतलब कितनी वेवलेंथ की एनर्जी रेज एमिट हुई, ये पैटर्न इज यूनिक फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। मतलब ये पैटर्न जिस वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होती है, ये यूनिक होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो इससे हम पता लगा देते हैं कि कौन सा एलिमेंट रहा होगा जिसने की, अगर अननोन एलिमेंट है तो इसका एमिशन स्पेक्ट्रा देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट रहा होगा। वो इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा। दूसरा होता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सिमिलर टू जस्ट अपोजिट टू एमिशन स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होता है कि हमें पता होता है कि हम कौन सी वेवलेंथ एक मेटल के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। वेवलेंथ ऑन मेटल, हम कौन सी वेवलेंथ एक मेटल के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक मेटल को स्ट्राइक कर रही हैं। उसके बाद हम जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अनअब्जॉर्ब्ड रहती हैं, जो मेटल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गई वो तो ठीक है, जो अनअब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती हैं उनको हम एक स्पेक्ट्रोमीटर पे देखते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर क्या, एक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख सकता है, उनको प्लॉट कर सकता है। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अनअब्जॉर्ब्ड रही उनको हम स्पेक्ट्रोमीटर पे देखते हैं। तो इसमें भी पाया जाता है कि कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं मेटल के या फिर एलिमेंट के सरफेस पे, डिस्क्रीट वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ जब अनअब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ का हम स्पेक्ट्रा बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं आज। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का लाइन, हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा और बोर्स एटॉमिक मॉडल को हम टोटल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे, उसको बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद एक शीट्स भी क्वेश्चन की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस शीट को भी सॉल्व कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।